गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में जो हमारा जो लास्ट वर्क रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नए शासन की स्थापना। अब हमने पीछे क्या पढ़ा? पीछे हमने ये पढ़ा कि किस तरह से इंग्लैंड की महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ली कि वो पूर्वी कंट्रीज़ में, जो पूर्वी देश हैं, ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सिर्फ उन्हीं का व्यापार हो सकेगा। और किस तरह से यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पर पहले से मौजूद अलग अलग कंपनीज जो हैं उनके व्यापारियों को नष्ट करना शुरू किया, उनके काम धंधों को चौपट कर दिया। और फिर बाद में धीरे धीरे युद्ध वगैरह करके हमारे देश के ऊपर एक तरह से शासन व्यवस्था को लागू करने लगे। हमने इसमें दो नीतियों के बारे में पढ़ा, एक थी विलय नीति और एक थी संधि, सहायक संधि। ये दो ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की जिसकी वजह से उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है नए शासन की स्थापना, इसकी रीडिंग करते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773-1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। देखिए, जो बम्बई है, बम्बई का मतलब जिसे आज तुम मुंबई के नाम से जानते हो, और मद्रास जो चेन्नई वाला जो एरिया है वो। तो देखो, पहले तो बंगाल पर कब्जा किया। अब वारेन हेस्टिंग्स से जो गवर्नर जनरल था वो उस टाइम पीरियड को अंग्रेजों का एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे जो ताकत थी इनकी अंग्रेजों की वो बहुत ज़्यादा फैली थी। अब केवल बंगाल में ही नहीं, इनका मद्रास और बम्बई में भी क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। आगे ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। देखो, प्रेसिडेंसी में मतलब क्या था कि ब्रिटिश जो इलाके थे, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में एरिया आते थे ना, उनको प्रेसिडेंसी में बांट रखा था। अब मतलब ग्रुप बना दिया। अब हर जगह इतना बड़ा मामला थोड़ा संभालेंगे, हर जगह पर अलग अलग प्रेसिडेंसी बना दी। मतलब एक एरिया डिवाइड कर दे कि इस एरिया में ये प्रेसिडेंसी रहेगी, ये जो एरिया है ये सारा का सारा यहाँ का कामकाज ये संभालेंगे और यहाँ का कामकाज ये। तो देखें इसमें क्या था, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3। तो 3 प्रेसिडेंसी महत्वपूर्ण है ये, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। देखो, मैंने कहा था ना, अलग अलग व्यक्ति उनका शासन करता था, वहाँ का कामकाज संभालता था। तो हर प्रेसिडेंसी का जो शासन करता था, वहाँ कामकाज संभालता था, वो होता था गवर्नर। और इन तीनों गवर्नर के ऊपर, मतलब इन प्रेसिडेंसी के जो, देखो 3 प्रेसिडेंसी होगी तो 3 गवर्नर हो गए। अब इनके भी ऊपर कोई व्यक्ति होता था, इनके ऊपर भी एक हेड बना रखा था। वो हेड कौन होता था? वो होता था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल उस टाइम में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। मतलब जो उनकी शासन व्यवस्था थी, किस तरह से किस एरिया में किस तरह से शासन करना है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। मतलब जो न्याय व्यवस्था थी ना, उसके अंदर उसने बहुत सारे चेंज किए, तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। देखो, सबसे पहले इसमें कहता है 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। देखो, अब इस एक नई व्यवस्था आई, कब से आई? 1772 से। नई न्याय व्यवस्था कब स्थापित की गई? 1772 में अंग्रेजों द्वारा। तो इस व्यवस्था का मेन मुख्य बात क्या थी कि हर जिले में कितनी अदालतें होंगी? 2, एक तो फौजदारी और एक दीवानी। अब दीवानी क्या होती है, फौजदारी क्या होती है, वो सारी बातें इसमें समझाई जाएंगी। देखिए, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मतलब जो दीवानी अदालत होती थी ना, उसके जो हेड होते थे, उसका जो मुखिया होते थे, वहाँ पर जो मुखिया के रूप में काम करते थे, वो कलेक्टर होता था, जिला कलेक्टर। लेकिन जिला कलेक्टर भी कहाँ का? यूरोप से जुड़ा होना चाहिए, यूरोपीय। इंडियंस को नहीं बनाते थे वहाँ पर।
मुखिया, तो देखिए दीवानी अदालतों में जो मतलब मुखिया होते थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। अब देखो भारत के अंदर राज कर रहे हैं तो जो कानून वगैरह हैं वो तो हमारे हिसाब से उनको देखने पड़ेंगे ना। और अब हमारे देश में एक दिक्कत थी कि हिंदुओं के अलग कानून थे और अंग्रेजों के अलग कानून थे। तो इन चीज़ों के लिए क्या कर रखा था उन्होंने कि मौलवी और हिंदू पंडित, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से देश मतलब ये माना जाता था कि इन्हीं के सहारे देश चलता है, इन्हीं को ज़्यादा कानून के नॉलेज होती है। तो मौलवी और जो हिंदू पंडित होते थे ये क्या करते थे, जो भारत में पहले से कानून है जिस तरह के बने हुए उनके बारे में बता देते थे। जैसे कोई मुस्लिम से जुड़ा हुआ मामला आ गया तो वो क्या करेंगे, तो वो मौलवी को बुलाते थे। जो जिला कलेक्टर था वो मौलवी को बुलाता और पूछता कि हाँ भाई तुम्हारे मतलब ये मुस्लिम लोग ने मतलब ये ऐसा ये मामला है तो इसमें क्या सज़ा दी गई है, क्या प्रावधान है। हिंदू मामला आता है तो हिंदू पंडित जिला कलेक्टर को बता रहा है कि इस तरह से इसको ये सज़ा देनी है, हमारे ग्रंथों में हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। अब जो फौजदारी अदालतें थी वो किसके अंडर में थी, वो सारी की सारी जो थी वो कागजी और मुफ्ती के अंडर में थी। देखो फौजदारी जो अदालत होती थी वो जो जुर्म होते हैं, बड़े क्राइम होते हैं, जैसे किसी के साथ ये मतलब चोर, ये किसी का कत्ल कर देना, लड़ाई झगड़े वाले जो मामले होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ज़मीन वगैरह से रिलेटेड जो मसले होते थे ना, मेनली ज़मीनों से रिलेटेड, वो दीवानी अदालत के अंदर जाते थे। तो देखो फौजदारी अदालत अभी भी कौन चला रहा है, काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। फौजदारी अदालत तो किसको सौंप रखी है, काजी और मुफ्ती को, लेकिन उनके ऊपर एक निगरानी रखने वाला व्यक्ति कौन होता था, कलेक्टर होता था। अब यहाँ पर जैसे वर्ड आया है काजी और मुफ्ती, देखिए काजी और मुफ्ती का मतलब क्या है। काजी किसको कहते हैं, काजी एक न्यायाधीश है, मतलब काजी कौन है, एक न्यायाधीश, एक तरह से जज का काम कर रहा है। और मुफ्ती कौन है, मुफ्ती वो व्यक्ति होता था जिसे जो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था, मतलब मुस्लिम कानूनों की उसको सारी नॉलेज होती थी, वो काजी के साथ बैठकर काजी को बताता था कि जी हमारे इस्लाम के अंदर ये कानून इस तरह, इस सज़ा के लिए, इस अपराध के लिए ये कानून बनाया गया, ये सज़ा बनाई गई है, तो आप इसके हिसाब से सज़ा दीजिए। तो काजी फिर उसके हिसाब से फैसला लेता था। एक वर्ड और है जो नीचे आएगा तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन यहीं दे रहा हूँ आपको। देखो क्या है, महाभियोग। ये मैंने वैसे शायद आपको वर्ड जो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी एक्सप्लेन किया होगा। महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी जो सदन है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। देखो एक ये पिक्चर दी गई है। अब ये पिक्चर किसके रिगार्डिंग दी गई है, ये पिक्चर कहती है कि वारेन हेस्टिंग्स का पर मुकदमा, ये 1789 के अंदर चित्र बनाया गया है आर.जी. पोलार्ड द्वारा, ठीक है। तो उसने ये वारेन हेस्टिंग्स पर जो मुकदमा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लगा हुआ। तो कितने मतलब लोग बैठे हैं, कितनी पब्लिक बैठी है, इसमें प्रशासनिक, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, जज वगैरह बैठे हैं, और एक ही जज नहीं कई जज होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। यहाँ क्या कहता है, जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। तो ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे शो किया गया कि महाभियोग क्या होता है, जब किसी पर्सन्स पर, मतलब कोई नामी पर्सन्स होता है, जैसे कोई बड़ा नेता, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचारी का या किसी अपराध का वो चलता है तो महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वर्क वो है आगे। इसमें कहते हैं एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब देखो हमारे जो धर्मशास्त्र है उसमें उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, और उसमें हर शाखा में मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग कानून दिए गए हैं। तो इससे क्या होता था, बड़ी समस्या आने लग रही थी कि भाई एक जैसा नियम कानून नहीं है। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक
संकलन तैयार करने का काम सौंपा। मतलब अब ये जो अलग अलग नियम कानून है हर जगह ऐसे है ना, तो एक समरूपता लाने के लिए कि एक जैसा कानून हो जाए, तो सभी जो लगभग कहते हैं कि जो अच्छे माने जाने पंडित थे ना उस समय में 1775 में, उन सभी को एक काम दे दिया, 11 पंडित थे ये, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भारतीय कानूनों का एक लिस्ट तैयार करनी है, मतलब एक रिकॉर्ड तैयार करना है, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे। और एन बी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि 1775 में 11 पंडितों के द्वारा जो एक कानूनों का संकलन तैयार किया गया था, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? वो एन बी हॉल हेड ने किया था, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर दिया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। देखो, हिंदुओं के लिए 11 पंडितों को इकट्ठा करके एक कानून बना दिया, ऐसे ही फिर मुस्लिमों के लिए बना दिया। फिर क्या किया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अल अदालत की भी स्थापना की गई। देखो यहाँ क्या कहना चाहता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मतलब एक एक्ट आया, एक कानून आया, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या बनाएगी? एक सर्वोच्च न्यायालय बनाएगी। जैसे आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो दिल्ली के अंदर स्थित है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में स्थापना कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से की गई थी। तो 1773 में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की, और जो कहाँ मतलब ये बनाया गया। और इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत भी बनाएगी। मतलब अपीलीय अदालत किसको बोलते हैं? अपील, मान लो किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है और उसमें जो लोअर कोर्ट है उसने कोई सज़ा दे दी, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? आपको लगता है कि मुझे मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, बेगुनाही, मतलब अन्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपील कर सकते हो, मीन्स दोबारा से कोई अपील कर सकते हो उससे ऊपर वाले कोर्ट में। तो वही उसी अपील के लिए क्या बनाएगी? एक अपीलीय अदालत, जिसका नाम था सदर निजामत अदालत। ठीक है, आगे भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था उस टाइम में। देखो, जो कलेक्टर होते थे ना, कलेक्टर वैसे तो राजस्व वगैरह इकट्ठा करने वाले होते थे, लेकिन वो उस टाइम में कहते हैं कि बहुत बड़ा एक मतलब ये ओहदा था, बहुत बड़ी पोजीशन थी, बहुत बड़े ये कहते हैं पद था, बहुत बड़ा ऑफिसर माना जाता था उसे, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। देखो, कलेक्टर का नाम किसको कहते हैं? कलेक्टर, चीज़ों को इकट्ठा करने वाला, इसी से। तो उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो यहाँ से क्यों एक क्वेश्चन अराइज होता है, कलेक्टर का क्या कार्य होता था? ठीक है, कलेक्टर का क्या कार्य होता था? उस समय में कलेक्टर का मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना। जो न्यायाधीश है, मतलब जो जज हैं अलग अलग कोर्ट के अंदर, जो पुलिस है वहाँ उसके एरिया में पुलिस अधिकारी हैं, या जो दरोगा हैं, उनकी हेल्प करना। दरोगा और पुलिस बेटा सेम होती हैं। देखो, कई जगह पर दरोगा जी बोल देते, कई जगह पुलिस अधिकारी बोलते हैं। तो इनकी सहायता करना, इनकी हेल्प करना, किस चीज़ के लिए? कि उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, तो उनकी भी हेल्प करता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट, उसका जो कार्यालय होता था ना, उसका वो कलेक्ट्रेट यानी कि सतह और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सतह केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब जो पहले वो थे संरक्षण वगैरह, जहाँ से शासन होता था, या फिर संरक्षण, लोगों को संरक्षण का मतलब एक वो सुरक्षित रखा जाता था। अब जो पहले वाले जो सुरक्षा के नियम कानून थे, या जो लोग होते थे, उन सभी चीज़ों को जो जगह पहले किसके लिए बनाई गई थी? संरक्षण के हिसाब से, कि ये जगह एक सुरक्षा के हिसाब से बनाई जा रही है, ये पूरी जगह, पूरे एरिया की सुरक्षा का काम करेंगे, यहाँ से वो काम संभाला जाएगा। आज वो कहाँ पर चला गया? आज वो कलेक्टर के ऑफिस, दफ्तर में चला गया, जिसका नाम था कलेक्ट्रेट। तो कलेक्टर के कार्यालय को क्या नाम दिया गया? कलेक्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ से अब सतह और संरक्षण का ये जो था, ये सतह और संरक्षण का नया केंद्र बना हुआ था, कि पूरे शहर पे जो शासन करना है ना, वो यहाँ से किया जाएगा, और जो संरक्षण है, लोगों की सुरक्षा वगैरह, जो कानून व्यवस्था, वो सब यहाँ से होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो पुराने केंद्र बने हुए थे वो क्या हो गए थे? वो सारे
हाशिए पर ढकेल देना। हाशिया जो होगा बेटा आपके, वैसे तो ये 8th के सिविक्स के अंदर भी एक चैप्टर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हाशिया क्या होता है। देखिए आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक वाइट पट्टी बनी हुई है और ऊपर भी वाइट सा पेज छोड़ा हुआ है, तो ये बेटा ये क्या है, हाशिया है। इसको इंग्लिश में इसको हम मार्जिन लाइन भी बोलते हैं। आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है और आगे से फिर लिखना शुरू किया जाता है। वैसे ये क्यों चला, अब देखो ये हाशिए का मतलब क्या कि किनारा, क्या हो गया किनारा। अब किसी चीज को किनारे पे ला देना, तो किनारे पे ला देने का मतलब क्या है, हाशियाकरण। ठीक है, अब जो लोग पहले सतह संभालते थे जिन जगहों से, अब उस स्थान को जो मेन सेंटर होता था वो सारी चीजें क्या हो गई थी, वो हाशिए पे आ गई थी, किनारे पे हो गई थी, मतलब खत्म होने वाली थी। ठीक है, ये है। बाकी इस जो हाशिया वर्ड है इसकी सही डिटेल आपको उस सिविक्स के अंदर दी जाएगी। एक और बता देता हूँ क्यों शुरुआत की गई इस कॉपी में, जो ये मार्जिन लाइन होती है बुक्स वगैरह के अंदर क्यों होती है, क्योंकि पहले किताबों जैसे लिखते थे, स्टार्टिंग से लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे लेखकों ने देखा कि किताबों को चूहे कुतर देते हैं और कई बार नष्ट हो जाती हैं चूहों की वजह से, तो उससे बचाने के लिए कि किताब चूहे कुतरेंगे तो कितना कुतर देंगे, थोड़ा बहुत कुतर पाएंगे, इतना आगे तो नहीं पहुंचेंगे, इसलिए चूहों से बचाने के लिए इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखना शुरू किया गया। इस वजह से मार्जिन लाइन या हाशिया शुरू हुआ। अब आगे इसमें देखिए कंपनी की फौज। अब देखो कंपनी ने अपनी फौज तैयार कर ली है, एक अलग ही तरह की फौज, बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड वाली। जो पहले फौज होती थी राजाओं महाराजाओं के पास, वैसी नहीं, अब उनसे थोड़ी अलग तरह की फौज है। देखिए क्या कहते हैं उस फौज के लिए, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी। देखो कंपनी अपने साथ क्या लाई, भारत में शासन लेकर आई और सुधार, कुछ चेंजेस भी किए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने सैनिक ताकत को भी क्या किया, उसमें भी बदलाव किया। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, मतलब घोड़े पर चढ़ने वाले प्रशिक्षित, सवार किसको कहते हैं, सवार उसको कहते हैं जो घोड़े पर चढ़ने वाला प्रशिक्षित होता है, मतलब ट्रेंड पर्सन जो घोड़े के ऊपर सवार होता है, घोड़े को हैंडल करता है, तो वो उसे कहते हैं सवार। तो मुगल फौज में क्या होते थे, घुड़सवारी ज़्यादा होती थी और पैदल सेना होती थी। लेकिन अब देखो उसमें क्या होता था, और उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा ज़्यादा रहता था, मतलब जो घुड़सवारी वाली सेना होती थी ना, उसका ज़्यादा असर दिखता था, वो उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत नहीं होती थी, मतलब उनको पैदल सेना की ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों को बड़ी संख्या थी, मतलब अगर ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो वहाँ के किसान ही एक तरह से सैनिकों का काम कर देते थे। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। जब भी मुगलों को सिपाहियों की जरूरत होती थी, जो लोकल जमींदार होते थे वो उनको कह देते कि आज हमें भाई हमारी सेना के टुकड़े के लिए 100 सिपाही चाहिए, तो वो क्या करते, आसपास के अपने जान पहचान वाले जो किसान होते थे उनको इकट्ठा करते और उनको सेना के अंदर भेज देते थे, मुगलों के पास भेज देते थे इस तरह से। लेकिन अब इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। अब देखो आपसे विशेषता पूछी जा सकती है कि मुगल फौज की क्या क्या विशेषताएं थी। मुगल फौज की विशेषता इस प्रकार थी, उसमें घुड़सवार होते थे और पैदल सेना होती थी, उनमें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में प्रमुख दबदबा जो होता था वो किसका होता था, घुड़सवारों का होता था, और बड़ी ही मतलब ये कह सकते हैं पैदल सेना की ज़्यादा जरूरत नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी और मुगल जरूरत पड़ने पर स्थानीय जमींदारों से सिपाही उपलब्ध करवाने के लिए कहते थे। तो ये हमें मुगल फौज की हम एक तरह से विशेषता, या उनके मुगल फौज के बारे में आप क्या जानते हो वो सब बातें लिख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है, अब इसमें इन्होंने ये क्या चेंज करने वाले हैं वो सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। 18वीं सदी के सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो वह सूरत बदलने लगी। अब देखो पहले किसानों को सीधा ले लिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाने लगा, अब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। देखो 18वीं सदी में क्या किया, जब अवध और बनारस की जो रियासत थी ना, जो यहाँ की जो रियासत थी, इन्होंने क्या किया, किसानों को पहले भर्ती किया, फिर उनको ट्रेनिंग दी। तो उससे क्या होगा, उससे फौज की जो मतलब एक तरह से फौज का जो चेहरा था वो क्या था, सूरत थी, वो क्या होगी, बदल गई, सिस्टम बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। पहले तो ये अवध और बनारस में हो रहा था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपनी सेना तैयार करने लगी, अपनी फौज तैयार करने लगी, तो उसने भी यही तरीका अपनाया कि पहले तो भर्ती करवा ली। अब भर्ती के बाद अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए
मतलब सिपोए के जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे, सिपोए आर्मी कहते थे। देखो सिपोए आर्मी से आप क्या जानते हैं, सिपोए आर्मी का अर्थ है भारतीय, सिपोए आर्मी भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, जिसका अर्थ होता है सेना। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए आर्मी कहते थे। तो ये आंसर यहाँ पर बन जाएगा आपका। देखो जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्वेश्चन के रूप में अराइज होते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपको नोट्स में इतने ब्रॉडली नहीं मिलेंगे। नोट्स में क्या है, एक लिमिटेड मटेरियल है बेटा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपसे कहीं से भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चन अराइज किया जाए तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से लिख सके, समझ सकें। तो इसीलिए मैं बीच बीच में से जो भी मतलब जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मैं क्वेश्चन अराइज करता हूँ और आपसे क्वेश्चन बनाकर भी आपको दिखा रहा हूँ, उसका आंसर भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या क्वेश्चन सीखा कि सिपोए शब्द का क्या अर्थ है, सिपोए आर्मी किसे कहते हैं या सिपोए शब्द किसे कहते हैं। तो सिपोए शब्द किसे कहते हैं, यह शब्द भारतीय शब्द सिपाही से ही बना हुआ है, जिसे अंग्रेज अपनी सेना के लिए प्रयोग करते थे। तो ऐसा आंसर इसमें बन सकता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि मुगल फौज की क्या विशेषताएं हैं या मुगल फौज के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हो। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भर्ती करनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या किया, 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। क्योंकि अब देखो युद्ध की जो कला है, युद्ध लड़ने का जो तरीका है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब उसके अंदर क्या चाहिए उनको, उसके अंदर उनको जो घुड़सवार हैं उनकी जरूरत कम होती जा रही थी। पहले राजा महाराजा इनका ज़्यादा उपयोग करते थे। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। मतलब इसका कारण क्या था, घुड़सवारों की कमी क्यों हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसकी लड़ाई चल रही थी। कहाँ पर, बर्मा जिसको आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जो हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान और जो मिस्र है, मीन्स जो इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा था। वहाँ क्या था, जहाँ सिपाही मस्केट किसको बोलते हैं, तोड़ेदार बंदूक, मतलब एक तोड़ेदार बंदूक है जिसमें देखो जिसके आगे जो नली होती है, फिर उसको एक बार बीच में से नीचे झुकाकर फिर उसको मतलब ऊपर उठा के चलाया जाता है। जब उसमें मतलब गोलियां खत्म हो जाती है उसको आगे से एक तरह से कह सकते हैं हम उसको तोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है तोड़ेदार बंदूक। इसको कहते हैं मस्केट। आपको इस चैप्टर के लास्ट में कुछ जो ये वर्ड्स है मस्केट की पिक्चर्स भी दिखा देंगे, और आगे एक वर्ड है मैच लॉक। तो इन चीज़ों से लैस थे। वहाँ पर सिपाही क्या कर रहे थे, वहाँ के जो इन देशों में जो जगह लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश की, वहाँ पर ये यूज़ कर रहे थे मस्केट और मैच लॉक, ये ऐसे हथियार यूज़ किए जा रहे थे। अब इसी वजह से इनका प्रयोग कहाँ बढ़ गया, यहाँ भारत में भी यूज़ करने लग गए। तो फिर घोड़े वगैरह की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही काम चल जाना था। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब कंपनी ये भी ध्यान रखती थी कि जो उनके अब मतलब जो टाइम चेंज होने लग रहा है उसके साथ साथ सेना की आवश्यकताएं भी चेंज होने लग रही है, तो इसलिए वो उनका ध्यान रखती थी। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब देखो हथियार आ गया भाई हाथ में, पहले तो तलवारों से लड़ना पड़ता था, भाले वगैरह यूज़ किए जाते थे, तीर वगैरह यूज़ किए जाते, इसलिए उनको क्या घोड़े वगैरह यूज़ होते थे, रथ वगैरह यूज़ होते थे। लेकिन अब इतने मतलब बंदूकें आ चुकी हैं हाथों में, तो क्या करेंगे, तो घोड़े की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब घोड़ा संभालेंगे या ये मतलब बंदूक संभालेंगे, इसलिए पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। देखो क्या डिफरेंस आ गया, मुगल सेना में तो घुड़सवार का दबदबा था और अब पैदल टुकड़ी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। अब 19वीं सदी जैसे शुरू हुई ना, फिर अंग्रेजों ने थोड़ा सा और चेंज किया। अब सभी सैनिकों को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इनके अंदर समरूपता आ जाए, जैसे अलग अलग से दिखते हैं ना, ये अलग अलग से ना हो, हमारे जैसा, मतलब एक ही सिस्टम के हिसाब से लगे। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपीय सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया। जो यूरोपीय सिपाही थे ना, यूरोप के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती थी उस तरह की उनको ट्रेनिंग देने लगे। उनको अभ्यास करवाया जाता था, मतलब प्रैक्टिस करवाई जाती थी, किस तरह लड़ना है, किस तरह तुम्हें बोलना है, सब कुछ। और अनुशासन सिखाया जाने लगा। जैसे हम देखो, हम आर्मी में जो भी ज्वाइन होता है तो देखो कितनी एक हार्ड, मतलब बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी ट्रेनिंग, अब ये आर्मी में ये सब कहाँ से आया था, ये अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था। पहले जो सिपाही होते थे राजाओं के टाइम पे, उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी। हट्टा कट्टा लग रहा है ना, तो ले भाई चल तू सिपाही बन जा, ठीक है, वो सिपाही बनते थे। अब हट्टा कट्टा होने से काम नहीं चल रहा था, अब ट्रेनिंग दी जाती थी, अनुशासन सिखाया जाता था कि तुम्हें अनुशासन, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ठीक है। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा
अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित हो गया था। मतलब जो सैनिक थे वो एक कंट्रोल में, उनको उनके ऊपर एक कंट्रोल ज़्यादा होने लगा था। पहले इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था सेना के ऊपर, अब बिल्कुल कंट्रोल्ड हो गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदायों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। अब देखो हमारा देश उस समय में तो जाति प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, जाति पाति का बड़ा भेदभाव था। लेकिन सैनिक अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सेना में सभी जाति के लोगों को भर्ती कर लिया। लेकिन देखो ये एक मतलब बुरी ही बात थी कि उस समय में जाति पाति के अंदर लोग एक दूसरे मतलब दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ नहीं चलना, उनसे दूर रहना, ऐसी भावना रखते थे। ये एक बुरी बात थी। अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज सभी को ले रहे थे, इसलिए बहुत बार उनको उनके साथ समस्या आ जाती थी। कई बार लोग समझते थे कि ये जो अंग्रेज हैं हमें सेना में तो भर्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दूसरी जाति वाला भी हमारे साथ काम कर रहा है। ये बड़ी गलत बात है। हमें आप इस जाति वाले को तो हम हमारे समाज में हमारे साथ बैठने नहीं देते, लेकिन ये अभी हमारा सेना के अंदर आने के बाद तो ये हमारे साथ बैठ रहा है। ऐसी ऐसी जो भावनाएं थी, उन लोगों को लगता था कि ये हमारे धर्म और जाति की बेइज्जती होने लग रही है, हमारी जो भावनाएं हैं उसके साथ छेड़खानी होने लग रही है। यही बातें समस्या के रूप में उनके सामने उभरती थी, और यही समस्या आगे जाकर एक क्रांति का रूप भी ले लेती है। वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखो आगे क्या कहते हैं, भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। अब लोग देखो धार्मिकता है या या जातीय जो मतलब हमारे अंदर भावनाएं हैं वो बड़ी कूट कूट के भरी हैं भारतीय लोगों के अंदर स्पेशली। अगर थोड़ा सा कोई हमारी जाति या धर्म के बारे में कुछ कह देता है तो हम उसको मारने काटने पे उतर आते हैं। और यही सिचुएशन उस समय भी थी। उस समय तो ये और भी ज़्यादा भयंकर थी। आज भी देखो कोई अगर कुछ कह देता है किसी जाति के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर तो हम बहुत बुरा हाल कर देते हैं, मतलब एक तरह से आंदोलन प्रदर्शन बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा था। वो लोग जो सेना में भर्ती थे उनको लगता था कि अंग्रेज हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे थे कि भाई इनको तो इनके साथ काम नहीं कर रहे ना, मतलब वो चाहते थे कि इनको किसी न किसी तरह तो इनसे दूर होना ही पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का उनके मन में चलता रहता था। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? अब वो मानते थे कि हम तो हमारे समुदाय हमारी जाति के एक मेन सदस्य हैं, लेकिन सेना का सिपाही मतलब सेना के अंदर एक सिपाही नहीं मानते थे वो खुद को। अब देखो सेना के अंदर तो सभी इक्वल होते हैं, कोई जाते नहीं कोई पाते नहीं। वो उसकी बजाय अपने आप को क्या प्रमुख मान रहे थे, अपने आप को एक जाति प्रमुख व्यक्ति मान रहे थे, एक समुदाय एक धर्म का प्रवर्तक मान रहे थे, एक धर्म का रूप मान रहे थे। सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि सिपाही उस समय सेना के अंदर रहते रहते कैसा महसूस करते थे, उनके जीवन और उनकी जो पहचान थी वो खुद को क्या समझते थे। ये सारी बातें हम जो हैं वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इसी दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, मीन्स जो चैप्टर 5 होगा हमारा वहाँ हम पढ़ेंगे कि सिपाहियों के मन में जो ये हलचल है ना, जो जाति पाति धर्म वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी है अंग्रेजों के खिलाफ, ये सारी भड़ास कैसे निकली लोकल वर्ड यूज होगा, कैसे निकली वो जो है वो कहाँ पर पता चलेगा, वो हमें चैप्टर 5 में पता चलेगा, जो हमारा स्पेशली 1857 के विद्रोह से होगा। नेक्स्ट अब इसमें है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन है, आखिर इस चैप्टर में का निचोड़ क्या है, क्या चीज़ें थी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी। तो देखो इसमें क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से, भाप तकनीक मतलब जो इंजन वाले जो इंजन बनने शुरू हो गए थे, ठीक है, रेल के जो इंजन होते हैं वो भाप की वजह से बनने शुरू हुए थे स्टार्टिंग में। तो उस तकनीक की वजह से यह प्रक्रिया और तेज होगी। प्रक्रिया कौन सी, भारत के ऊपर शासन, भारत के ऊपर जो अंग्रेजों का शासन था वो इन भाप की जो तकनीक थी, जो इंजन वगैरह रेलवे का जो सिस्टम था उसकी वजह से और भी ज़्यादा हो गया। वो दूर दूर तक पहुंच सकते थे, अपना एरिया उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले इंजनों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। अब भाप से चलने वाले जो इंजन होते थे, बहुत सारे एरिया जैसे ऊपर चाइना है, अफगानिस्तान वगैरह है, इनके जो लैंड एरिया थे इनके थ्रू, या इंडिया के अंदर भी अगर आपको इधर उधर जाना है तो अब इन जो इंजन वगैरह थे इनके थ्रू आप जा सकते थे।
और जो पानी वाले जहाज़ थे पहले वो भाप के नहीं होते थे ज़्यादा, और वो भी भाप से चलने लगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो उससे जो दूसरे देशों से सामान आता था या जो इनके साथ आवाजाही थी 6-7 महीने का टाइम लगता था, वहाँ अब 3-4 हफ्ते में काम हो जाता था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। जैसे ही ये नई तकनीक सामने आई तो भारत में अंग्रेजों का जमावड़ा और ज़्यादा लगने लगा, भारत अंग्रेजों से भरने लग गया। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो चुका था। कहते हैं कि जो अगर ज़मीन की बात की जाए, भारत की कितनी ज़मीन 1857 तक कहते हैं भारत की 63% जो ज़मीन है, जो भूभाग है, उस पे अंग्रेज़ों का राज था। और अगर लोगों की बात की जाए तो जनसंख्या पर उनके अंडर में कितनी थी, 78%। 78% मतलब 100 में से 78 लोग अंग्रेज़ों के शासन के अंडर में जी रहे थे। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अब देखो 78% लोगों और 63% ज़मीन पर तो सीधा डायरेक्ट कंपनी का शासन है। लेकिन जो वो चमचे वगैरह बना रखे थे ना, उन्होंने अपनी कठपुतलियाँ बना रखी थी, उसके हिसाब से अप्रत्यक्ष राज भी कर रहे थे। वो कितना था, जो बच गया वहाँ पर भी अंग्रेजों का ही राज है, लेकिन कैसे है, अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली खुद राज नहीं कर रहे। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूरे भारत पर वो नियंत्रण कर चुके थे। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो देखो हमने ये चैप्टर पढ़ा व्यापार से साम्राज्य तक, तो यही इसमें दिखाया गया कि किस तरह से एक छोटी सी कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आती है, और व्यापार करने के बाद धीरे धीरे उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, और किस तरह से वो यहाँ के प्रशासनिक, यहाँ के धार्मिक और यहाँ के जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उनको अपने अंडर में ले लेती है। उसमें क्या क्या चेंजेस, किस तरह से चेंजेस भी करवाती है। बहुत सारे नियम कानून यहाँ पर नए लाती है जो पहले नहीं थे। हमने ये भी पढ़ा कि जो न्यायिक व्यवस्था थी वो दो भागों में बांट दी गई, एक तो फौजदारी और एक दीवानी। जो दीवानी में होते थे, जो दीवानी का जो हेड होता था वो कौन होता था, जिला कलेक्टर होता था, ठीक है। उसकी जो हेल्प की जाती थी वो किसके द्वारा, मौलवी और जो हिंदू पंडित होता था। फिर हमने फौजदारी में जो हेल्प होती थी वो जो फौजदारी में जो मेनली काम करते थे वो मुफ्ती और काजी करते थे। मुफ्ती कौन होता था, मुस्लिम लोगों का एक मुस्लिम कानूनों का ज्ञाता, और काजी कौन होता था, न्यायाधीश होता था। और ये दोनों किसके अंडर में काम करते थे, फौजदारी के अंदर। इनके ऊपर निगरानी रखता था कलेक्टर। फिर हमने कलेक्टर के बारे में भी पढ़ा कि जो कलेक्टर होता है वो एक बहुत बड़ा ओहदा माना जाता था उस समय में, और ये काम क्या करता था, लगान वगैरह, टैक्स वगैरह, कर वगैरह इकट्ठा करता था। इसके साथ जो न्यायाधीश है, पुलिस अधिकारी हैं, दरोगा, इन सब के साथ इन सब की हेल्प करता था कानून व्यवस्था को बनाने में। इसका जो ऑफिस होता था उसको कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता था। पहले जो शासन व्यवस्था होती थी वो किसी और जगह से की जाती थी, अब उसमें चेंज आ गया था, ठीक है। पुरानी शासन व्यवस्था को हाशिए पर लाकर रख दिया था। फिर किस तरह से कंपनी ने फौज के अंदर चेंजेस किए, मुगल फौज की क्या खासियत, क्या क्या खास बातें थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद अंग्रेजों ने उनमें क्या क्या बदलाव किए वो हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने मस्केट और मैचलॉक से लेस जो वर्ड है वो पढ़े थे। देखो मैं इसमें कुछ ये दिखा देता हूँ आपको, वर्ड जो रह गए थे। वैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी एक्सप्लेन किए जा चुके होंगे या अदरवाइज कर भी दिए जाएंगे, फिर भी आप यहाँ से भी जरूर देख लीजिए। इसमें सबसे पहले है धर्मशास्त्र। संस्कृति की ऐसी कृतियाँ, संस्कृति की ऐसी रचनाएं जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण, जो व्यवहार होता है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है, उसके सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। देखो आज जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 2020 का चल रहा है। ये तो है ईसवी जो ईसा मसीह का जन्म है उसके जन्म से जो टाइम शुरू हुआ वहाँ से माना जाता है, उसके जन्म के साथ जो समय है वो 2020 है उसके हिसाब से। लेकिन ये 500 वर्ष पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले, तो 2000 ये हो गए, 500 वो हो गए, तो 2500 साल पहले धर्मशास्त्र वगैरह लिखे गए थे। सवार कौन होता है, घुड़सवार, जो घोड़े की सवारी करता है उसको सवार कहते हैं। मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक जिसको तोड़ेदार बंदूक भी कहते हैं। मैचलॉक क्या है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मतलब पहले जो ये बंदूकें वगैरह आती थी ना उसमें बारूद डाल के उसमें फिर माचिस से आग लगाई जाती थी, चिंगारी दी जाती थी, फिर उसके बाद वो आगे काम करती थी। लेकिन आजकल तो बटन सिस्टम है, और आजकल क्या, पहले बटन फिर बाद में बटन वगैरह सिस्टम है, ट्रिगर सिस्टम है, और उसके बाद तो इतने चेंजेस हो गए। आज तुम देख सकते हो कितना सारा बदलाव हो चुका है। और इसी बदलाव के तहत हम ये भी देख सकते हैं कि कल मीन्स 29 जुलाई 2020 को भारत के अंदर 5 जो है वो रफाल जो आए हैं, मीन्स जो एरोप्लेन कह सकते हैं जिसको, अम्बाला जो हमारा एयरबेस है वहाँ पे पहुँचे हैं।
कल वहाँ पर वो पहुँचे हैं 29 तारीख को। तो वो भी देखो एक तरह से क्या माने जा सकते हैं, हथियार ही हैं जिनका हम दुश्मन के ऊपर अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। वो इतने हाई टेक्निक हथियार हैं कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन वो कितने ही दूर छिपा हो, कैसे ही छिपा हो, वो ज़्यादातर हमें इन्फॉर्मेशन रफाल जो हैं वो दे देंगे। तो अब आप चेंजेस देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं। कहाँ पहले माचिस की तीली से बंदूक में चिंगारी दी जाती थी और कहाँ आज इतने हाईटेक एरोप्लेन मीन्स फाइटर प्लेन आ चुके हैं जो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि उनके ऊपर से फाइटर प्लेन गुजर रहा है और उसका काम तमाम करने वाला है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, अच्छे से इसकी सभी टॉपिक्स को समझना है और खुद ट्राई करना है एक बार क्वेश्चन आंसर की कि आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते। और मैं ये कहूँगा बेटा, आप बुक एक्सरसाइज के अलावा जो मैं बीच बीच में मैं खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से, ऐसे तुम भी जब रीडिंग करते हो तो खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेबर कर सकते हो तो एक नोटबुक लगा लो, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लिया करो, आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।